हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का तीसरा लॉ। ये लॉज ऑफ मोशन का आखिरी लॉ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। इसको पहले तो आप जान लो कि एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कभी आपसे कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ किसको कहते हैं। बहुत बेसिक चीज है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सिनोनिम है ये एक्शन रिएक्शन लॉ। तो होता क्या है, सिंपल भाषा में क्या है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आपके ऊपर लगाएगी। तो इसको न्यूटन ने डिफाइन किया कि अगर दो बॉडीज हैं एक्स और वाई, और वो इंटरेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही हैं, तो अगर बॉडी एक्स जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स वाई एक्स। फोर्स वाई एक्स का मतलब फोर्स ऑन वाई ड्यू टू एक्स, ओके, ऑन द बॉडी वाई। एंड इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही एकदम साइमल्टेनियसली चलता है ये। बॉडी वाई जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्स वाई, दैट इज फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई, ऑन बॉडी एक्स। देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ये मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस विल बी अपोजिट। और यही क्वेश्चन शो कर रहा है, ठीक है। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको देखो, ये तो आपको डिफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। अगर आपको पूछा जा रहा है इन डिटेल इन डेप्थ तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। बट एक लाइन में अगर आपको वन लाइन याद करना हो तो आप कैसे बोलोगे। आप कह सकते हो कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल रिएक्शन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। दैट इज व्हाट न्यूटन्स लॉ इज ऑल अबाउट, ओके। अब देखो इसको एक और डिफिनेशन, वही चीज है बस अलग अलग वर्ड्स में लिखी है कि व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट विथ ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट विथ ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी तो क्या होगा, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। और वो जो फोर्स होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने आगे एग्जांपल सेट किए हुए हैं, आपको समझाऊंगा। आप अगर अपने शोल्डर को ले जाके दीवार में धक्का मारो, तो आप जब धक्का मारोगे तो दीवार भी वापस आपको धक्का मारेगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब किसी दीवार से टकराते हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हो, जो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से ही होता है बेटा, ठीक है। अब इसको चलो बढ़िया बढ़िया हम देखते हैं, आगे एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो इसमें एक चीज है कि ये फोर्सेस हमेशा पेयर में ऑकर करते हैं, ऑलवेज ऑकर इन पेयर। अब एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। अब किसको एक्शन बोलना है किसको रिएक्शन, वो तुम्हारे ऊपर है। अब जब पहले आप कोई काम कर रहे हो वो एक्शन है, और फिर उधर से जो अब मिल रहा है आपको वापस फोर्स, वो रिएक्शन फोर्स है। और इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही है ना कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे तब तक फोर्स नहीं लगा सकती जब तक वो खुद पे फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। इट मींस क्या है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बॉडी पे फोर्स लगाओ और बॉडी आपके ऊपर फोर्स ना लगाए, ठीक है। अब देखो इसका पहला एग्जांपल ले लो, सबसे प्यारा सा एग्जांपल, काफी डिजाइन करनी पड़ी तुम लोगों के लिए। जैसे ये गन है और गन से आपने गोली शूट करी, तो आपने मूवीज में देखा होगा या शादियों में देखा होगा, जब गन चलाते हैं तो धक्का लगता है। धक्का क्यों लगता है, क्योंकि जब आप बुलेट को चलाते हो, जब बुलेट निकलती है गन में से, तो क्या होता है कि बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ये निकलती है, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ये निकलती है। तो होता क्या है, ये इसमें से निकलती है हाई वेलोसिटी के साथ, ये तो निकल गई, ये तो फोर्स लग गया, गन ने जो फोर्स लगाया बुलेट पे निकल गई। लेकिन बुलेट ने क्या किया, बुलेट ने गन के ऊपर वापस फोर्स भी तो लगाएगा ना। ये बहुत छोटा सा पतला सा चैम्बर होता है, तो इसमें से जब निकलती है बुलेट तो एक मतलब गैस का पूरा समझ लो कि गुबार बन जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, एक बैकवर्ड थ्रस्ट लगता है, जिसकी वजह से आदमी जब गन चलाता है तो उसको झटका लगता है पीछे की तरफ। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, जब रॉकेट लॉन्च होती है, कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होती है तो उसका जब इंजन ऑन किया जाता है तो बहुत ढेर सारा उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल होता है जो जलता है तुरंत तुरंत, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। तो फिर वो एनर्जी फोर्स के फॉर्म में नीचे ग्राउंड को पुश करती है, ग्राउंड को पुश करती है। ये सारा जो थ्रस्ट है ये ग्राउंड को पुश करेगा, तो बदले में ग्राउंड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये आगे निकल जाती है, ऊपर निकल जाती है। तो ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ का एक एग्जांपल है। इसके बाद देखो कार जब आप चलाते हो, तो अब देखो जैसे अगर आप कार चला रहे हो तो आपकी कार का टायर किस डायरेक्शन में मूव करेगा,
इस डायरेक्शन में मूव करेगा तब आप फॉरवर्ड जाओगे, बिल्कुल फॉरवर्ड जा रहे हो आप। जब क्लॉकवाइज आपका टायर मूव करेगा तो मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको एक्सीलरेट करना है तो आप क्या करोगे, आपने एक्सीलरेटर को पुश किया तो क्या होगा, इसकी जो टर्निंग है, ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी पर मिनट। जितना भी ये रिवॉल्यूशन कर रहा था उससे ज्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या, अब ये टायर समझ लो कि पहले धीरे धीरे मूव कर रहा था, धीरे धीरे मूव कर रहा था, तो ये एक फोर्स लगा रहा था किधर, रोड पे एक फोर्स लगा रहा था, और बदले में रोड क्या कर रही थी, रोड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी आगे चल रही थी। अब आपने जब एक्सीलरेट किया तो आपने क्या किया, आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए। तो जब आप F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जब आपने ए बढ़ा दिया तो फोर्स भी बढ़ गया, और जब आपका एक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो आपका रिएक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपकी गाड़ी तेज चलने लगती है। एक लास्ट एग्जांपल है इसका, जैसे आप कभी भी किनारे पे जाओ, अगर आप किनारे पे जाओगे तो आप ये चीज देखोगे कि जब भी आप नाव से उतरते हो किनारे, अगर आप कभी बनारस गए या आप ऐसी किसी भी सिटी में रहते हो जहां पे कोई रिवर लोकेटेड है, तो आप वहां जाओगे और अगर वहां शिप चलती है या बोट चलती है तो आप देखोगे कि जब आप बोट पे से उतरते हो तो होता क्या है कि आप बोट को पुश करते हो, आप इसको पीछे पुश करते हो, और फिर बोट आपको आगे पुश करती है और आप आगे निकल जाते हो। तो ये सब एक्शन रिएक्शन लॉ है सारा का सारा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तुम्हारे काम का है, और बाकी डेफिनेशन जो दी हुई है पीछे, ये जो डेफिनेशन दी हुई है इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, और इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन है ये भी पढ़ लेना। एग्जाम्पल्स तो आपको मैंने दे ही दिए हैं, और जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें काफी अच्छी सारी एक्सरसाइज रहेंगी। तो चलो अभी चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो बेटा ये फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ लीनियर नहीं होता है, और भी इसके मतलब बहुत सारे टाइप हैं अभी, लेकिन हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब यह है कि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है सर, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तब की बात है। तो अगर आप इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तब क्या होगा, ये कांस्टेंट रहता है या मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब जैसा कि आपको पता है कि वैसे भी डेल पी बाई डेल टी होता है, तो अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल पी इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लॉइज दैट पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। क्योंकि डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी को आप लिख सकते हो ना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो बस यहीं से आ गया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ओके, अब देखो, अब इसको लॉ को पूरा जो डेफिनेशन में दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है लॉ में, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो फर्स्ट थिंग हम लोग को क्या पता है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आपको आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पता चल गया है कि ऑफ टू बॉडीज, हमने अज्यूम किया कि दो बॉडीज का आइसोलेटेड सिस्टम है जो मूव कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। अभी हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये इनिशियल हो गया, ये टोटल मोमेंटम इनिशियल हो गया, एंड आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन सेम, यानी कि पी फाइनल। तो पी फाइनल विल इक्वल टू पी इनिशियल, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम आपको पता है ना क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपका छूटा हुआ है तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो। अब चलो आते हैं ये जो डिफिनेशन दी है इसके डायग्राम पे। देखो कह रहा है कि दो बॉडीज है हमारे पास, तो चलो मेरे पास एक बॉडी है बॉल ए और एक बॉडी है बॉल बी। पहले ध्यान से सुनो, बॉल ए का मास क्या है m1, बॉल बी का मास क्या है m2। ओके, बॉल m2 आगे है, बॉल m1 पीछे है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब बॉल a जो है वो u1 वेलोसिटी से चल रही है और बॉल b जो है वो u2 वेलोसिटी से चल रही है। और अब इसको कोलाइड करना है, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये आगे मूव कर रहा है
तो टक्कर कब हो सकती है? या तो ये रुक जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, अभी तो हमने आइडियल केस लिया हुआ है। तो क्या होगा? ये जो वेलोसिटी है u1 u2 से ज्यादा होगी। u1 जो है u2 से ज्यादा होगा, तभी तो ये जाएगा उसके पास, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसीलिए हमने माना है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। तो क्या हुआ फिर? दोनों बॉल केस टू में क्या हुआ, यहां पे अगर हम केस टू लिख दें, तो केस टू में क्या हुआ कि दोनों बॉल कोलाइड की। ठीक है, कोलाइड करेंगी तो क्या होगा? जो बॉल ए है वो बॉल बी पे एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एफ बी ए, दैट इज की फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू बॉल ए। और जैसे ही एक्शन होगा, एट द सेम टाइम बॉल बी क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी बॉल ए पे, फोर्स ए बी, दैट इज की फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी। इसका नोटेशन समझ लेना। एफ बी ए का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ए बी का मतलब क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये केस थर्ड हो गया, दोनों कोलाइड किए और अब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। अरे यार, जब कोलिजन होगा तो वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा ना। तो अभी मान लो वेलोसिटी चेंज होके v1 हो गई, और जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई। तब अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बॉल ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था? मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन क्या होगा? इसको अगर हम पी ए से डिनोट करें, मतलब कि मोमेंटम ऑफ ए, तो इसका मास कितना था? m1 था, और इसकी वेलोसिटी क्या थी? u1 थी। तो सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन पी बी इज इक्वल टू m2u2। होगा कि नहीं होगा? अब ये तो हो गया बेटा। अब एक बात बताओ, कोलिजन के बाद क्या हुआ है? कोलिजन के बाद अगर हम इसको पी डैश ले लें, पी डैश ए, मतलब ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और किस बॉडी का है? ए का है। तो क्या हो जाएगा? m1v1, और सिमिलरली p डैश बी क्या हो जाएगा? m2v2। जब आप अगर इसका नोट्स बनाना तो आप ये लिखना ऐसे पूरा, मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका जो इनिशियल मोमेंटम था बेटा पी ए क्या था? m1u1 था, और फाइनल क्या हो गया? m1v1 हो गया। तो अब सपोज करो कि अगर बॉल जो ए है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा? डेल पी ए। डेल्टा मतलब डिफरेंस, पी मतलब मोमेंटम, ए मतलब बॉडी ए का। क्या हो जाएगा? पी डैश ए माइनस पी ए, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1। तो m1 v1, अगर आप इसको m1 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? v1 अपॉन u1 मिलेगा, मिलेगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा बताओ, ये मोमेंटम चेंज कुछ टाइम में हुआ होगा ना? ऐसा तो नहीं कि मतलब वो बॉडी, पीछे मुझे मूव करने दो,
ये बॉडी जब यहां से मूव करके यहां तक गई होगी तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, टी बराबर 0 से टी इज इक्वल टू टी सेकेंड। वहां तक जाने में टाइम लगा होगा ना, ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज। ठीक है, तो टाइम भी लगा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकाल लें। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें तो क्या हम इसको टी माइनस जीरो लिख सकते हैं, दैट इज की m1 v1 u1 अपॉन टी, डेल पी ए अपॉन डेल टी। अच्छा, सिमिलरली अगर हम एक और केस निकालें बॉल बी के लिए, तो डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा। अब ये बॉल बी के लिए चल रहा है बेटा, जैसे आपने ये लिखा हुआ है ना, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, यहां पे बॉल बी आ गया। ओके, तब क्या होगा, पी डैश बी माइनस पी बी, फिर आप क्या लिखोगे, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डेल्टा पी बी। फिर आप क्या लिखोगे डेल्टा पी बी को, आप लिखोगे एम टू वी टू माइनस यू टू, लिखोगे ना बेटा। अब इसका भी रेट ऑफ चेंज, जो टाइम तो लगेगा उसमें भी टाइम लगेगा ना, तो डेल्टा टी, तो यहां पे डेल्टा टी के लिए आप क्या लिखोगे, एम टू वी टू माइनस यू टू टी माइनस जीरो, दैट इज डेल्टा पी बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाई टी। ये इतना तुमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मान लो कि ये है तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये है तुम्हारा इक्वेशन 2। एक बात बताओ, बॉडी ए में बॉडी ए में जो भी चेंज हो रहा है, जैसे ये जो बॉडी हमने ए बनाई थी, इसमें जो भी चेंज होगा वो किस फोर्स की वजह से होगा, इसके मोमेंटम में। इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा ना, कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और बॉडी बी में भी मोमेंटम चेंज होगा, तो वो किस वजह से होगा, इस पे भी एक फोर्स लगा था, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर आपको आपका फिगर याद हो यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि जब हमने फोर्स लगाया था, अप्लाई किया था, तो इस वाली बॉडी पे जो M2 थी, यानी कि बॉल बी थी, इस पे जो फोर्स लग रहा था वो FBA था, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, राइटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, जो ए पे लग रहा था, लेफ्टवर्ड। तो सेम चीज हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए। एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन है। और आपको यह भी पता है कि ये न्यूटन के सेकंड लॉ से यही होता है। तो एक बात बताओ कि क्या एफ ए बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि ये क्या है, ये डेल पी ए अपॉन डेल टी है। लिख सकते हैं ना बेटा, ध्यान से समझो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और ये थर्ड लॉ है जो बताता है कि एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अगर आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो जब बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो एट द सेम टाइम बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया। तो इसलिए ये दोनों फोर्स आपने पढ़ लिया है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अलग होते हैं। तो और अभी आपने यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकाला हुआ है, डेल पी ए अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो जब आपको पता है कि ये वाला फोर्स, फोर्स एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन बॉडी ए, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, जब इस पे जो फोर्स लग रहा है वही इसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, और इसका मोमेंटम चेंज कितना है, ये। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया,
एफ ए बी इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन डेल टी। सिमिलरली आपको बॉडी बी पे जो चेंज मिल रहा है मोमेंटम में, वो किसकी वजह से मिल रहा है? फोर्स एफ बी ए की वजह से। तो क्या फोर्स एफ बी ए बराबर नहीं होगा इसके चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी? और इसकी वैल्यू भी आपको सेकंड इक्वेशन से पता है, आप वीडियो में बैक करके देख सकते हो। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? एफ बी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? m2 और फिर v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू जो है, एक ये वैल्यू आपकी जो आई है एफ ए बी की वैल्यू, और एक एफ बी ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर दें, क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस बी ए। चलो नेक्स्ट पेज पे। सिंस एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, देयरफॉर m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। तो अब एक बात बताओ, क्या t से t कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। विच इंप्लॉइज दैट m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2 u2। तो अब आपको यहां से क्या मिल गया? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो आप बताओ, कोलिजन के पहले ये क्या था? pa था, और ये क्या था? pb था, और इन दोनों का सम क्या हो गया? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। और ये क्या हो गया? p डैश ए आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मोमेंटम, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन बॉडी बी का मोमेंटम। और यहां से आपको क्या मिल गया कि ये बराबर है टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल मोमेंटम जो कोलिजन के पहले था वही कोलिजन के बाद भी है। मतलब कि टोटल मोमेंटम कहां गया आपका? टोटल मोमेंटम आपका क्या हो गया? टोटल मोमेंटम चेंज अगर आप निकालोगे ड्यूरिंग दिस कोलिजन तो ये जीरो ही आया ना। तो जीरो आया है, तो इसका मतलब कि ये टोटल मोमेंटम कंजर्व हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग गया ना। इसका मतलब हेंस वी कैन से दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।